दोस्तों, इमेजिन कीजिए एक ऐसा परिवार जिसके पास इतना पैसा था कि वो किसी भी देश की सरकार को गिरा सकते थे या किसी भी हारे हुए देश को जीता सकते थे। एक ऐसी फैमिली जिन्होंने नेपोलियन को हराने में ब्रिटिश आर्मी की मदद की, जिन्होंने अमेरिका की हिस्ट्री बदल दी और जिन्होंने इंडिया के रेलवेज और सुएज कैनाल को फाइनेंस किया। आज की तारीख में हम इलॉन मस्क या जेफ बेजोस की वेल्थ को देखकर हैरान होते हैं, लेकिन आज से 200 साल पहले एक नाम था जो वेल्थ का सिनोनिम बन चुका था, द रॉथचाइल्ड्स। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ किस्मत थी या फिर ये एक ऐसा कैलकुलेटेड सिस्टम था जिसे तोड़ना नामुमकिन था? आज हम कंस्पिरेसी थ्योरीज की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे फैक्ट्स की। हम उस फाइनेंशियल इंजीनियरिंग को डिकोड करेंगे जिसने फ्रैंकफर्ट की एक गंदी बदबूदार गली के लड़के को बैंकर ऑफ द वर्ल्ड बना दिया। अगर आप अपने करियर, बिजनेस या लाइफ में रियल पावर बनाना चाहते हैं तो ये कहानी आपके लिए एक ब्लूप्रिंट है, क्योंकि रॉथचाइल्ड्स ने दुनिया को सिखाया कि पैसा पावर नहीं है, इंफॉर्मेशन पावर है। स्वागत है इस डीप डाइव मास्टर क्लास में। चलिए पर्दे के पीछे चलते हैं। चैप्टर 1, द प्रिजन विदाउट वॉल्स, जुडेन गासे। हमारी कहानी शुरू होती है आज से करीब 280 साल पहले जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में। लेकिन ये वो चमचमाता हुआ फाइनेंशियल हब नहीं था जो आज हम देखते हैं। उस वक्त फ्रैंकफर्ट में एक इलाका था जिसे जुडेन गासे या ज्यूज एली कहा जाता था। दोस्तों, ये सिर्फ एक गली नहीं थी, ये एक ओपन एयर प्रिजन था। इमेजिन कीजिए एक पतली सी सड़क, मुश्किल से 12 फीट चौड़ी, जहां सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंच ही नहीं पाती थी क्योंकि दोनों तरफ ऊंची बिल्डिंग्स खड़ी थीं। यहां 3000 लोग भेड़ बकरियों की तरह ठुसे हुए थे। कंडीशंस इतनी खराब थीं कि वहां सांस लेना भी मुश्किल था। फ्रैंकफर्ट के लॉज बहुत सख्त थे। रात होते ही और संडेस को इस गली के दोनों तरफ बड़े लोहे के दरवाजे लॉक कर दिए जाते थे। कोई बाहर नहीं जा सकता था। अगर आप एक ज्यू हैं तो आप पब्लिक गार्डन में नहीं जा सकते, कॉफी शॉप में नहीं बैठ सकते और सड़क पर 2 से ज्यादा लोग एक साथ चल भी नहीं सकते। आपको सिटीजन नहीं माना जाता था, आप सिर्फ एक आउटकास्ट थे। इसी घुटन भरे माहौल में 1744 में एक बच्चे का जन्म हुआ, मेयर एम्शल रॉथचाइल्ड। उसके घर के दरवाजे पर कोई नंबर नहीं था, बस एक साइन था, एक लाल शील्ड या जर्मन में रॉट शील्ड। यहीं से दुनिया के सबसे पावरफुल सरनेम की शुरुआत हुई। मेयर एम्शल के फादर एम्शल मोजेस एक छोटे व्यापारी थे जो सिल्क और पुराने सिक्के यानी कॉइन्स बेचते थे। लेकिन किस्मत ने मेयर पर बहुत जल्दी प्रहार किया। जब वो सिर्फ 11 साल के थे, स्मॉल पॉक्स की बीमारी ने उनके माता पिता दोनों की जान ले ली। एक पल में वो अनाथ हो गए। लेकिन मेयर एम्शल कोई आम लड़का नहीं था। उसने रोते हुए वक्त बर्बाद नहीं किया। रिश्तेदारों ने उसे हैनोवर भेज दिया, ओपनहाइमर बैंक में अप्रेंटिसशिप करने के लिए। यहाँ हैनोवर में मेयर ने वो सीखा जो फ्रैंकफर्ट की गलियों में सीखना नामुमकिन था। उसने सीखा कि दुनिया कैसे चलती है। उसने सीखा फॉरेन एक्सचेंज, कि कैसे एक देश का पैसा दूसरे देश में वैल्यू बदलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, वहां उसकी मुलाकात जनरल वॉन एस्टॉर्फ से हुई। जनरल वॉन एस्टॉर्फ को पुराने सिक्के कलेक्ट करने का शौक था। मेयर ने नोटिस किया कि अमीर लोगों को रेयर चीजों का नशा होता है। मेयर वापस फ्रैंकफर्ट आया और उसने कचरे के ढेर में पुराने बाजार में रेयर कॉइन्स ढूंढना शुरू किए। वो कैटलॉग्स बनाता और उन्हें जनरल एस्टॉर्फ जैसे अमीर लोगों को भेजता। ये सिर्फ कॉइन्स बेचना नहीं था दोस्तों, ये एक एंट्री टिकट थी। इन कॉइन्स के बहाने एक घेटो का लड़का बड़े बड़े राजकुमारों के ड्राइंग रूम्स में जा सकता था। 1769 में मेयर ने प्रिंस विलियम ऑफ हेस कैसल को खुश कर दिया और उनसे एक टाइटल मांगा, कोर्ट फैक्टर। इसका मतलब था राजा का एजेंट। इस टाइटल ने मेयर को सोशल रिस्पेक्ट दी, लेकिन असली पैसा अभी आना बाकी था। मेयर ने एक बात समझ ली थी, अगर आपको बड़ा बनना है तो आपको उन लोगों के साथ रहना होगा जिनके पास पहले से पैसा है। चैप्टर 2, द बिजनेस ऑफ ब्लड, हेसियन सोल्जर्स। अब आप सोचेंगे कि मेयर एम्शल ने बैंकिंग कैसे शुरू की। इसका जवाब थोड़ा डार्क है। प्रिंस विलियम, जिनके लिए मेयर काम करते थे, उनका बिजनेस मॉडल बहुत खतरनाक था। वो इंसान बेचते थे। वो अपने देश के सोल्जर्स, जिन्हें हेसियन सोल्जर्स कहा जाता था, उन्हें किराए पर दूसरे देशों को देते थे। जब अमेरिका में आज़ादी की लड़ाई यानी अमेरिकन रेवोल्यूशन चल रही थी तो इंग्लैंड को सोल्जर्स की ज़रूरत थी। प्रिंस विलियम ने अपने सोल्जर्स इंग्लैंड को रेंट पर दिए और बदले में इंग्लैंड ने उन्हें करोड़ों रुपए दिए। प्रॉब्लम ये थी कि ये पैसा कैश में, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में और अलग अलग करेंसीज में आता था। इसे मैनेज करना, छुपाना और इन्वेस्ट करना एक मुश्किल काम था। प्रिंस को एक ईमानदार आदमी चाहिए था। उन्होंने मेयर एम्शल को चुना। मेयर ने प्रिंस का पैसा मैनेज करना शुरू किया, लेकिन यहाँ मेयर ने अपनी फाइनेंशियल जीनियस दिखाई। जब प्रिंस का पैसा उनके पास आता था तो वो उसे तुरंत प्रिंस को नहीं देते थे। वो उसे कुछ वक्त के लिए अपने पास रखते, उसे मार्केट में घुमाते, शॉर्ट टर्म लोन्स देते, प्रॉफिट कमाते और फिर प्रिंस को उनका पैसा वापस करते। ये आज के फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग का एक अर्ली फॉर्म था। मेयर ने सीखा कि पैसा रुकना नहीं चाहिए, पैसा बहता रहना चाहिए, फ्लो।
अगर पैसा जर्मनी में पड़ा है तो वो डेड है, अगर वो लंदन में इन्वेस्ट हो रहा है तो वो जिंदा है। लेकिन मेयर अकेले थे। फ्रैंकफर्ट में रहकर वो पूरी दुनिया कंट्रोल नहीं कर सकते थे। उन्हें अपने क्लोन्स चाहिए थे। उन्हें ऐसे लोग चाहिए थे जिन पर वो खुद से ज्यादा भरोसा कर सके। और तब उन्होंने अपना सबसे बड़ा मास्टरपीस खेला, द 5 एरोज। चैप्टर 3, द 5 एरोज, द फर्स्ट मल्टीनेशनल। मेयर एम्शल के 5 बेटे थे, एम्शल, सोलोमन, नेथन, कार्ल और जेम्स। मेयर जानते थे कि अगर ये पांचों फ्रैंकफर्ट में रहेंगे तो ये एक लोकल दुकान बनकर रह जाएंगे। उन्होंने दुनिया का नक्शा खोला और यूरोप के 5 सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल कैपिटल्स को मार्क किया। एम्शल, सबसे बड़ा बेटा, को फ्रैंकफर्ट में रखा गया हेडक्वार्टर संभालने के लिए। सोलोमन को वियना, ऑस्ट्रिया भेजा गया, जहां हैप्सबर्ग एम्पायर का राज था। नेथन, सबसे होशियार बेटा, को लंदन भेजा गया, जो दुनिया का नया बिजनेस हब बन रहा था। कार्ल को नेपल्स भेजा गया। जेम्स को पेरिस, फ्रांस भेजा गया। मेयर ने मरने से पहले उन्हें एक निशान दिया, 5 तीर जो एक मुट्ठी में बंधे हुए थे। इसका मतलब था, अगर तुम अलग रहोगे तो टूट जाओगे, अगर बंधे रहोगे यानी यूनाइटेड तो कोई तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। उन्होंने एक स्ट्रिक्ट पार्टनरशिप अग्रीमेंट बनाया। इसमें लिखा था कि बिजनेस का कंट्रोल सिर्फ मेल एयर्स यानी बेटों के पास रहेगा। बेटियों और दामादों को बिजनेस में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। ये सुनने में आज सेक्सिस्ट लग सकता है, लेकिन उस जमाने में ये वेल्थ को डाइल्यूट होने से बचाने का तरीका था। मेयर नहीं चाहते थे कि पैसा फैमिली से बाहर जाए। इस स्ट्रैटेजी का फायदा क्या हुआ? सोचिए, अगर फ्रांस और इंग्लैंड में लड़ाई हो रही है तो आम आदमी डर जाएगा, लेकिन रॉथचाइल्ड्स के लिए ये अपॉर्चुनिटी थी। जेम्स पेरिस में बैठा था और नेथन लंदन में। वो एक दूसरे को खबर भेजते थे और दोनों तरफ से प्रॉफिट कमाते थे। ये दुनिया का पहला क्रॉस बॉर्डर बैंकिंग सिस्टम था। ये आज के इंटरनेट बैंकिंग जैसा था, बस फर्क ये था कि वायर्स की जगह वो घोड़े या बोट्स यूज करते थे। चैप्टर 4, द स्मगलर्स डिफीटिंग नेपोलियन। अब हम आते हैं उस दौर में जिसने रॉथचाइल्ड्स को मिलियनेयर से बिलियनेयर बना दिया। ये दौर था नेपोलियनिक वॉर्स का। नेपोलियन बोनापार्ट पूरे यूरोप को जीत रहा था। उसका सबसे बड़ा दुश्मन था इंग्लैंड। नेपोलियन ने कॉन्टिनेंटल सिस्टम लगाया हुआ था, जिसका मतलब था कि कोई भी यूरोपीय देश इंग्लैंड के साथ ट्रेड नहीं करेगा। वो इंग्लैंड को भूखा मारना चाहता था। यहाँ एंटर करते हैं नेथन मेयर रॉथचाइल्ड। नेथन 1798 में मैनचेस्टर, इंग्लैंड आए थे कपड़े का बिजनेस करने, लेकिन जल्द ही वो लंदन शिफ्ट हो गए और बैंकिंग में आ गए। नेथन ने देखा कि इंग्लैंड में कपड़ा, टेक्सटाइल्स और कॉलोनियल गुड्स यानी चीनी, तंबाकू सस्ते हैं और यूरोप में इनकी भारी डिमांड है, लेकिन रास्ते बंद हैं। नेथन ने इसे प्रॉब्लम नहीं, अपॉर्चुनिटी देखा। उन्होंने एक स्मगलिंग नेटवर्क बनाया। वो इंग्लैंड से माल खरीदते और अपने एजेंट्स के थ्रू चुपके से फ्रांस और जर्मनी भेजते। लेकिन असली गेम 1814 में शुरू हुआ। ब्रिटिश आर्मी, जिसे ड्यूक ऑफ वेलिंगटन लीड कर रही थी, वो स्पेन और पोर्टुगल में नेपोलियन की आर्मी से लड़ रही थी। वेलिंगटन के पास अपने सोल्जर्स को सैलरी देने के लिए और खाना खरीदने के लिए पैसे खत्म हो गए थे। उन्हें गोल्ड कॉइन्स चाहिए थे, क्योंकि लोकल्स ब्रिटिश पेपर मनी नहीं लेते थे। ब्रिटिश सरकार परेशान थी। इतना सोना वहां कैसे भेजे? समुद्र में दुश्मन के जहाज थे, जमीन पर दुश्मन की आर्मी थी। ब्रिटिश सरकार ने नेथन रॉथचाइल्ड को बुलाया। नेथन ने कहा, मैं पहुंचाऊंगा। कैसे? ये प्लान इतना ऑडेशियस था कि फिल्म स्क्रिप्ट लगता है। नेथन ने अपने भाई जेम्स, जो पेरिस में था, उसे एक्टिवेट किया। जेम्स फ्रेंच बैंक्स के पास गया और कहा कि मैं इंग्लैंड से सोना मंगवा रहा हूं ताकि इंग्लैंड का गोल्ड रिजर्व खत्म हो जाए और वो कमजोर हो जाए। फ्रेंच सरकार खुश हो गई। उन्होंने सोचा, ये तो इंग्लैंड को बर्बाद कर रहे हैं। असल में रॉथचाइल्ड्स गोल्ड इंग्लैंड से फ्रांस ला रहे थे और फिर फ्रांस के बैंकिंग नेटवर्क्स के थ्रू उसे स्पेन में वेलिंगटन तक पहुंचा रहे थे। सोचिए, नेपोलियन की नाक के नीचे से नेपोलियन के दुश्मन वेलिंगटन को पैसा पहुंचाया जा रहा था और इस प्रोसेस में नेपोलियन के ही बैंक्स यूज हो रहे थे। यह हिस्ट्री का सबसे बड़ा फाइनेंशियल कोवर्ट ऑपरेशन था। इस काम के लिए रॉथचाइल्ड्स ने मोटा कमीशन लिया। वेलिंगटन को पैसा मिला, नेपोलियन हारा और रॉथचाइल्ड्स ने ब्रिटिश एम्पायर का ट्रस्ट जीत लिया। अब वो सिर्फ बैंकर्स नहीं थे, वो बैंकर्स टू द गवर्नमेंट थे। चैप्टर 5, द मिथ ऑफ वाटरलू, रियल मार्केट मैनिपुलेशन। 1815 आया, बैटल ऑफ वाटरलू। नेपोलियन वापस आ गया था और ये आखिरी लड़ाई थी। लेजेंड कहता है कि नेथन रॉथचाइल्ड वाटरलू की लड़ाई देख रहे थे और जैसे ही नेपोलियन हारा, वो तूफान में बोट चलाकर लंदन आए। स्टॉक एक्सचेंज में गए, उदास चेहरा बनाया और अपने बॉन्ड्स बेचने शुरू किए। लोगों को लगा इंग्लैंड हार गया, सबने पैनिक में बेचा। मार्केट क्रैश हुआ और नेथन ने कौड़ियों के भाव सब खरीद लिया। दोस्तों, ये कहानी एक झूठ है। ये कहानी एक एंटीसेमिटिक पैम्फलेट से आई थी जो 1846 में लिखा गया था। सच क्या है? सच ये है कि नेथन वाटरलू में नहीं थे, लेकिन हाँ, उनके पास इंफॉर्मेशन सबसे पहले आई थी। उनका कुरियर नेटवर्क इतना तेज था, फास्ट बोट्स और फ्रेश हॉर्सेस का सिस्टम, कि उन्हें ब्रिटिश सरकार से करीब 24 से 48 घंटे पहले खबर मिल गई थी कि नेपोलियन हार गया है।
नेथन ने मार्केट क्रैश नहीं करवाया था, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया था। उन्होंने देखा कि वॉर खत्म हो गई है। इसका मतलब है कि अब सरकार को वॉर के लिए लोन नहीं चाहिए होगा, बोरोइंग कम होगी। जब बोरोइंग कम होती है तो पुराने बॉन्ड्स की वैल्यू बढ़ जाती है। नेथन ने मार्केट में अवेलेबल सारे ब्रिटिश गवर्नमेंट बॉन्ड्स यानी कॉन्सोल्स खरीदने शुरू कर दिए। वो प्राइस गिरने का वेट नहीं कर रहे थे, वो प्राइस बढ़ने पर बेट लगा रहे थे। लोगों को लगा नेथन पागल हो गया है, वॉर खत्म होने के बाद डिप्रेशन आता है। लेकिन नेथन ने लॉन्ग टर्म सोचा। उन्होंने वो बॉन्ड्स 2 साल तक होल्ड किए। 1817 में जब इकोनॉमी स्टेबलाइज हुई, उन बॉन्ड्स की कीमत 40% बढ़ गई। नेथन ने उन्हें बेचा और आज के हिसाब से बिलियंस कमाए। ये इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं थी, उस वक्त ये इलीगल भी नहीं था, ये सुपीरियर इंटेलिजेंस थी। नेथन ने कहा था, इन्फॉर्मेशन इज माई गॉड। चैप्टर 6, किंग्स ऑफ बैंकर्स, इन्वेंटिंग द बॉन्ड मार्केट। रॉथस्टाइल्ड्स ने सिर्फ पैसा नहीं कमाया, उन्होंने बैंकिंग का तरीका बदल दिया। पहले राजा महाराजा यानी किंग्स किसी एक अमीर आदमी से लोन लेते थे। अगर राजा ने पैसे वापस नहीं किए तो वो आदमी बर्बाद हो जाता था। रॉथस्टाइल्ड्स ने इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट बनाया। उन्होंने कहा, हम लोन देंगे, लेकिन हम ये लोन पब्लिक को बेच देंगे बॉन्ड्स के रूप में। इसका मतलब था कि अगर रशिया को लोन चाहिए तो रॉथस्टाइल्ड्स रशिया के बॉन्ड्स लंदन, पेरिस और फ्रैंकफर्ट में आम लोगों को बेचते थे। अगर रशिया पैसे वापस नहीं करता तो सिर्फ रॉथस्टाइल्ड्स का नुकसान नहीं होता, हजारों ब्रिटिश और फ्रेंच इन्वेस्टर्स का नुकसान होता। इससे एक डिप्लोमेटिक प्रेशर बनता था। कोई भी राजा हजारों इन्वेस्टर्स को नाराज नहीं करना चाहता था। रॉथस्टाइल्ड्स ने गवर्नमेंट्स को अकाउंटेबल बनाया। उन्होंने ब्राजील को पोर्चुगल से आज़ादी दिलाने के लिए लोन दिया। 1824 उन्होंने स्पेन की माइंस खरीदी। उन्होंने ऑस्ट्रिया में पहली स्टीम रेलवे बनाई। एक फेमस इंसिडेंट है 1875 का, सुएज कनाल यानी इजिप्ट में का कंट्रोल बिक रहा था। ये कनाल इंडिया जाने के लिए सबसे जरूरी रास्ता था। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन डिज़रेली को रातों रात 4 मिलियन पाउंड्स चाहिए थे इसे खरीदने के लिए। पार्लियामेंट बंद थी। डिज़रेली ने अपने सेक्रेटरी को लायनल डी रॉथस्टाइल्ड के पास भेजा। लायनल खाना खा रहे थे, शायद ग्रेप्स यानी अंगूर। सेक्रेटरी ने कहा, प्रधानमंत्री को 4 मिलियन पाउंड्स चाहिए कल सुबह तक। लायनल ने एक ग्रेप खाया और शांति से पूछा, सिक्योरिटी यानी गिरवी क्या है? सेक्रेटरी ने कहा, द ब्रिटिश गवर्नमेंट। लायनल ने कहा, यू शैल हैव इट। बस एक जुबान पर, बिना किसी पेपर के 4 मिलियन पाउंड्स ट्रांसफर हो गए। इस डील ने इंग्लैंड को सुएज कनाल का मालिक बना दिया और इंडिया पर उनका कंट्रोल और मजबूत कर दिया। ये थी रॉथस्टाइल्ड्स की पावर। चैप्टर 7, द इंडियन कनेक्शन, रेलवेज एंड द राज। दोस्तों, हमने देखा कैसे रॉथस्टाइल्ड्स ने अपनी मुट्ठी में कर लिया था यूरोप को, लेकिन उनका हाथ सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं था। उनकी उंगलियां ब्रिटिश एम्पायर के क्राउन जूल यानी इंडिया तक भी पहुंची हुई थीं। आपने मुंबई की पुरानी बिल्डिंग्स या कोलकाता का हावड़ा ब्रिज देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 19th सेंचुरी में इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने में रॉथस्टाइल्ड्स का पैसा लगा था? 1857 की क्रांति या रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया का कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन लिया। अब उन्हें इंडिया को कंट्रोल करने के लिए तेज ट्रांसपोर्टेशन चाहिए था, उन्हें रेलवेज चाहिए थी, लेकिन रेलवेज बनाने के लिए करोड़ों का कैपिटल चाहिए था। यहाँ एंट्री होती है एनएम रॉथस्टाइल्ड्स एंड सन्स की। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि 1880s में रॉथस्टाइल्ड्स ने बंगाल नागपुर रेलवे के लिए 3 मिलियन पाउंड्स, जो आज के हिसाब से अरबों रुपए हैं, का लोन रेज किया था। ये रेलवे लाइन आज भी इंडियन रेलवेज का एक क्रूशियल हिस्सा है जो मुंबई और कोलकाता को जोड़ती है। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने बर्मा रेलवेज को भी फाइनेंस किया था। एक और दिलचस्प कनेक्शन है सैसून फैमिली के साथ। सैसून्स को रॉथस्टाइल्ड्स ऑफ ईस्ट कहा जाता था। ये बगदादी ज्यूज थे जो मुंबई में बेस थे। सैसून डॉग्स और डेविड सैसून लाइब्रेरी आज भी उनकी गवाह हैं। रॉथस्टाइल्ड्स और सैसून सिर्फ बिजनेस पार्टनर्स नहीं थे, वो रिश्तेदार भी बन गए। 1887 में एडवर्ड सैसून ने अलीन कैरोलिन रॉथस्टाइल्ड से शादी की। इस शादी ने यूरोप की सबसे बड़ी बैंकिंग फैमिली को एशिया की सबसे बड़ी ट्रेडिंग फैमिली से जोड़ दिया। तो जब आप अगली बार इंडियन ट्रेन में बैठें तो याद रखिएगा कि इस पटरी की नींव में जो पैसा लगा था उसका तार कहीं ना कहीं फ्रैंकफर्ट की उस छोटी सी गली से जुड़ा हुआ है। चैप्टर 8, द कर्स ऑफ ब्लड, मेंटेनिंग द मोनोपोली। अब हम रॉथस्टाइल्ड्स के सबसे अजीब और कंट्रोवर्शियल पहलू पर आते हैं। इतनी बड़ी दौलत को बिखरने से कैसे रोका जाए? अक्सर हम देखते हैं कि अमीर परिवारों में तीसरी या चौथी जनरेशन तक आते आते पैसा बढ़ जाता है और पावर खत्म हो जाती है। माय रैमशेल रॉथस्टाइल्ड ने इसका इलाज अपने मरने से पहले ही ढूंढ लिया था, लेकिन वो इलाज सुनने में शायद आपको शॉकिंग लगे। मायर की वसीयत में साफ लिखा था कि बिजनेस में सिर्फ मेल एयर्स यानी बेटे ही पार्टनर बनेंगे। बेटियों को विरासत
विरासत में पैसा मिलेगा, लेकिन बिजनेस में कोई पावर नहीं। लेकिन सबसे बड़ी शर्त ये थी कि पैसा परिवार से बाहर नहीं जाना चाहिए। इसीलिए रॉथस्चाइल्ड्स ने एंडोगैमी शुरू की, यानी अपनों में ही शादी करना। अगले 100 सालों तक रॉथस्चाइल्ड्स परिवार ने अपने ही कजिन्स से शादी की। चाचा ने भतीजी से शादी की, कजिन्स ने कजिन से शादी की। एग्जाम्पल के लिए जेम्स रॉथस्चाइल्ड पेरिस ने अपनी सगी भतीजी बेटी से शादी की। लाइनल रॉथस्चाइल्ड लंदन ने अपनी फर्स्ट कजिन चार्लेट से शादी की। ये सुनने में आज जेनेटिक डिजास्टर लगता है और मेडिकल साइंस के हिसाब से ये रिस्की था, लेकिन फाइनेंशियल साइंस के हिसाब से ये जीनियस था। लड़की की दहेज का पैसा घूम घिर कर वापस परिवार के बैंक में ही आ जाता था। कोई बाहरी आदमी कभी उनके अकाउंट्स नहीं देख पाया। उनका बिजनेस एक फोर्ट्रेस बन गया जिसके अंदर कोई नहीं घुस पाता था। चैप्टर 9 द वाइन ऑफ किंग्स, अ लग्जरी राइवलरी। जब आपके पास दुनिया का सारा पैसा हो तो आप क्या खरीदते हैं? आप स्टेटस खरीदते हैं। 1853 में नथानियल बे रॉथस्चाइल्ड लंदन ब्रांच ने फ्रांस के बॉर्डो रीजन में एक विनयार्ड यानी अंगूर का बाग खरीदा और उसका नाम रखा शैटो मूटन रॉथस्चाइल्ड। ये दुनिया की सबसे महंगी वाइन्स में से एक है। लेकिन असली ड्रामा तब शुरू हुआ जब उनके चाचा यानी अंकल जेम्स रॉथस्चाइल्ड पेरिस ब्रांच को जलन हुई। उन्होंने कहा, अगर मेरे भतीजे के पास विनयार्ड है तो मुझे उससे बेहतर चाहिए। 1868 में जेम्स ने शैटो लफीत खरीदा, जो मूटन से ज्यादा प्रेस्टिजियस माना जाता था। यहां से परिवार के अंदर एक 100 साल लंबी राइवलरी शुरू हुई, मूटन वर्सेस लफीत। दोनों ब्रांचेस एक दूसरे से बेहतर वाइन बनाने की होड़ में लग गईं। 1973 तक मूटन को ऑफिशियल क्लासिफिकेशन में फर्स्ट ग्रोथ का दर्जा नहीं मिला था, जिससे वो नाराज थे। उनका मोटो था, फर्स्ट आई कैन नॉट बी, सेकेंड आई डू नॉट डेन टू बी, आई एम मूटन। यानी पहला मैं बन नहीं सका, दूसरा मैं बनना नहीं चाहता, मैं मूटन हूं। फाइनली उनकी लॉबिंग काम आई और वो भी टॉप लिस्ट में आ गए। आज भी अगर आप किसी हाई एंड पार्टी में इन वाइन्स की बॉटल देखें तो समझ लीजिए कि ये सिर्फ शराब नहीं, ये एक पारिवारिक लड़ाई का निशान है। चैप्टर 10 द डार्केस्ट आवर, हिटलर एंड द रैंसम। कोई भी साम्राज्य हमेशा सूरज की रोशनी में नहीं रहता। 20th सेंचुरी रॉथस्चाइल्ड्स के लिए अंधेरा लेकर आया। 1930s में जर्मनी में एडोल्फ हिटलर की ताकत बढ़ रही थी। हिटलर और नाजीज के लिए रॉथस्चाइल्ड्स जूइश कैपिटलिज्म का सिंबल थे। उनके प्रोपेगेंडा फिल्म्स में रॉथस्चाइल्ड्स को विलेन बनाया गया। 1938 में हिटलर ने ऑस्ट्रिया पर कब्जा कर लिया, द एंसलोश। वियना में लुई डी रॉथस्चाइल्ड हेड थे। सबने उन्हें भागने को कहा, लेकिन लुई ने अपनी जिम्मेदारी छोड़ने से मना कर दिया। नाजीज ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। उन्हें गेस्टापो के हेडक्वार्टर्स में एक छोटे से कमरे में कैद कर दिया गया। हिमलर और ग्योरिंग यानी हिटलर के कमांडर्स को लुई की जान नहीं, उनका पैसा चाहिए था। यह हिस्ट्री की सबसे बड़ी किडनैपिंग और रैंसम यानी फिरौती का मामला था। लुई को 14 महीने तक कैद रखा गया। फाइनली एक डील हुई। लुई की आजादी के बदले रॉथस्चाइल्ड परिवार को अपनी ऑस्ट्रिया की सारी प्रॉपर्टीज, बैंक्स और स्टील मिल्स नाजीज के हवाले करनी पड़ी। यह अमाउंट आज के हिसाब से हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स था। लुई को छोड़ दिया गया और वो बिना पैसे के न्यूयॉर्क चले गए। वियना हाउस जो सैलेमन ने बनाया था वो हमेशा के लिए खत्म हो गया। फ्रांस में भी नाजीज ने उनके महलों यानी शैटोज पर कब्जा किया और उनका बेशकीमती आर्ट कलेक्शन लूट लिया। ये वो वक्त था जब 5 एरोज टूटने की कगार पर थे। चैप्टर 11 द गोल्ड फिक्स, कंट्रोलिंग द प्राइस ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद रॉथस्चाइल्ड्स ने दोबारा खुद को खड़ा किया, लेकिन अब उनका रोल बदल गया था। क्या आप जानते हैं कि 2004 तक दुनिया भर में सोने का भाव यानी प्राइस कहां डिसाइड होता था? न्यूयॉर्क में नहीं, टोक्यो में नहीं, वो डिसाइड होता था लंदन में एनएम रॉथस्चाइल्ड के ऑफिस में। इसे कहते थे द गोल्ड फिक्सिंग। 1919 से लेकर 2004 तक हर रोज सुबह 11:30 बजे 5 बड़े बैंक्स के रिप्रेजेंटेटिव्स रॉथस्चाइल्ड के ऑफिस न्यू कोर्ट में मिलते थे। ये मीटिंग एक रिचुअल जैसी थी। हर मेंबर के डेस्क पर एक छोटा सा यूनियन जैक फ्लैग होता था। चेयरमैन, जो कि हमेशा रॉथस्चाइल्ड होता था, एक प्राइस बोलता था। अगर किसी मेंबर को लगता कि प्राइस सही नहीं है या उनके पास खरीदने या बेचने के ऑर्डर्स बाकी हैं, तो वो अपना झंडा ऊपर उठा देते थे। जब तक फ्लैग ऊपर है, प्राइस फिक्स नहीं हो सकता। जब सब फ्लैग्स नीचे गिर जाते तब चेयरमैन कहता, देयर आर नो फ्लैग्स एंड वी आर फिक्स्ड। सोचिए, 85 इयर्स तक दुनिया के हर सुनार, हर सेंट्रल बैंक और हर इन्वेस्टर के लिए गोल्ड का रेट एक कमरे में बैठे 5 लोगों द्वारा तय किया जाता था। ये पावर थी रॉथस्चाइल्ड्स की। हालांकि 2004 में उन्होंने गोल्ड फिक्सिंग से विड्रॉ कर लिया क्योंकि मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग में ये पुराना तरीका फिट नहीं बैठ रहा था। लेकिन ये दिखाता है कि वो फाइनेंस के सिस्टम के कितने अंदर तक घुसे हुए थे। चैप्टर 12 द स्प्लिट, जेकब वर्सेस एवलिन। 1980s में परिवार में एक बड़ी लड़ाई हुई। सर एवलिन डी रॉथस्चाइल्ड, जो पुराने ख्यालों के थे, चाहते थे कि बैंक छोटा और ट्रेडिशनल रहे, वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे। लेकिन उनके कजिन जेकब रॉथस्चाइल्ड चाहते थे कि बैंक बड़ा बने, मर्जर्स करे और वॉल स्ट्रीट स्टाइल में अग्रेसिव बैंकिंग करे। जब एवलिन ने जेकब की बात नहीं मानी तो जेकब ने फैमिली बैंक छोड़ दिया। ये एक बहुत बड़ा झटका था। जेकब ने अपनी अलग कंपनी बनाई, RIT कैपिटल पार्टनर्स। आज जेकब रॉथस्चाइल्ड और उनका RIT
कैपिटल दुनिया के बड़े इन्वेस्टमेंट फर्म्स में से एक हैं। दूसरी तरफ मेन बैंक रॉथस्चाइल्ड्स एंड कंपनी ने भी वक्त के साथ बदलाव किया। आज वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से ज्यादा फाइनेंशियल एडवाइजरी में माहिर हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आज वो खुद अपना पैसा लोन पर नहीं देते जैसा 19वीं सेंचुरी में करते थे। आज वो बड़ी कंपनीज जैसे टाटा स्टील, कोको कोला गवर्नमेंट्स को एडवाइस देते हैं कि किसे खरीदना है और किसे बेचना है। जब टाटा स्टील ने कोरस को खरीदा था या जब बड़ी ग्लोबल मर्जर्स होती हैं तो पर्दे के पीछे ऑफन रॉथस्चाइल्ड्स की एडवाइस होती है। वो अब किंग्स ऑफ कैपिटल नहीं बल्कि कॉन्सिग्लियरीज ऑफ कैपिटल हैं, यानी पैसे वालों के एडवाइजर। कंक्लूजन, द लेगेसी ऑफ 5 एरोज। तो दोस्तों हम क्या सीख सकते हैं? क्या रॉथस्चाइल्ड्स दुनिया कंट्रोल करते हैं? जवाब है मे बी नॉट। आज ब्लैक रॉक, वैनगार्ड और टेक जायंट्स जैसे एप्पल, गूगल के पास उनसे कहीं ज्यादा पैसा है। रॉथस्चाइल्ड्स की वेल्थ अब सैकड़ों एयर्स में बढ़ चुकी है, लेकिन उनकी कहानी हमें 3 सबसे बड़ी सीख देती है। इन्फॉर्मेशन इज करेंसी। नेथन ने वाटरलू में पैसा इसलिए नहीं कमाया क्योंकि वो लकी था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसका नेटवर्क तेज था। आज के जमाने में ये इंटरनेट और डेटा है। एडेप्टेबिलिटी इज सर्वाइवल। वो कॉइन डीलर्स थे, फिर बैंकर्स बने, फिर रेलवे टाइकून्स, फिर ऑयल इन्वेस्टर्स और आज एडवाइजर्स। जो वक्त के साथ नहीं बदलता वो खत्म हो जाता है। यूनिटी इज पावर। मेयर एम्शल रॉथस्चाइल्ड ने कहा था, गिव मी कंट्रोल ऑफ अ नेशंस मनी एंड आई केयर नॉट हु मेक्स इट्स लॉज। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जो 250 साल चला। चाहे आप उन्हें पसंद करें या ना करें, आप उनकी लेगेसी को इग्नोर नहीं कर सकते। उम्मीद है ये मास्टर क्लास आपके लिए आई ओपनिंग रही होगी। इस कहानी को शेयर कीजिए ताकि लोग मिथ्स को नहीं फैक्ट्स को समझें। रुकिए मत, कीप बिल्डिंग। जय हिंद।